यूपीएससी सिविल सर्विसेज का एग्जामिनेशन 3 स्टेज में होता है। पहला है प्रीलिम्स, जिसे मैं कहता हूँ राउंड ऑफ रिजेक्शन, जिसमें आपको रिजेक्ट होने से बचना है। फिर आता है आपका लास्ट स्टेज, जिसे हम इंटरव्यू कहते हैं, जो सिर्फ आपकी रैंक को ऊपर नीचे करने में मदद करता है। पर जो मेंस एग्जामिनेशन है वही मेन होता है, जैसा कि उसका नाम है। मेंस एग्जामिनेशन को लेके बच्चे काफ़ी ज़्यादा सीरियस होते हैं, और जो इंसान प्रीलिम्स निकाल लेता है उसको मेंस लिखने का मौका मिलता है। पर मेंस लिखने की तैयारी हमारी कितनी है? क्या हमने प्रीलिम्स एग्जाम क्वालिफाई कर लिया, उसके बाद मेंस की रिक्वायरमेंट हमारे समझ नहीं आ रही है? तो इस वीडियो में मैं आपको एक एक चीज़ क्लियर करके बताऊंगा कि कैसे आप मेंस एग्जामिनेशन को कॉन्कर कर सकते हैं, क्योंकि आपका सिलेक्शन इसी एग्जामिनेशन के सेकेंड स्टेज पर डिपेंडेंट है। 1750 नंबर का होता है इसमें। ये आपका 2026 के लिए यूपीएससी आंसर राइटिंग की हम साइंस को समझेंगे, उसके पीछे की साइंस क्या है। जनरली स्टूडेंट्स वहां पे फंस जाते हैं। ठीक है, वाई मोस्ट स्टूडेंट्स राइट पुअर आंसर, और जब आंसर खराब लिख देते हैं तो वो बोलते हैं यूपीएससी मार्क्स नहीं दे रहा। अब यूपीएससी मार्क्स देता या नहीं देता वो तो अलग बात है, क्या आपके आंसर में उतनी कैपेसिटी है कि वो यूपीएससी से मार्क्स को फेच कर सके? तो सबसे पहले हम यही समझेंगे कि राइटिंग प्रॉब्लम जो है, जिसके बारे में कोई बात नहीं कर रहा है, अगर आप देखेंगे तो इस वीडियो में मैंने आपको काफी सारी चीजों को क्लियर करने की कोशिश की है। ठीक है, यूपीएससी मेंस इज नॉट अबाउट नॉलेज। क्या मतलब है इसका? कि सिर्फ नॉलेज का नहीं है ये टेस्ट। ये टेस्ट है आपके एक्सप्रेशन और स्ट्रक्चर का। एक्सप्रेशन, जैसे कि मैं यहाँ आपके सामने चीजें समझा रहा हूं, दैट्स माय एक्सप्रेशन, बट दैट इज वर्बल। वही चीज आपको कॉपी पे रिटर्न फॉर्मेट में बतानी है। जब आप इंटरव्यू बोर्ड के सामने जाएंगे और वहां पे आप अपने आप को रिप्रेजेंट करेंगे, अपने ओपिनियंस बताएंगे, उससे पहले वही सारी चीजें आपको एक रिटर्न फॉर्मेट में आंसर कॉपी में करनी है। तो वो रिटर्न फॉर्मेट में कैसे होगी, उसकी प्रैक्टिस सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो वो क्या है? वो नॉलेज का टेस्ट नहीं है, एक्सप्रेशन और स्ट्रक्चर उसमें सबसे ज्यादा मैटर करते हैं। अब क्या गलती होती है इसमें? स्टूडेंट्स जनरली टू जेनरिक आंसर लिख देते हैं। जेनरिक मतलब जैसे हम आम आदमी बात करता है बोलचाल की भाषा में, उस टाइप के आंसर लिख देते हैं। या फिर टू एकेडमिक लिख देते हैं, जो बुकिश लैंग्वेज होती है वो लिख देते हैं। या फिर टू फैक्चुअल लिख देते हैं, फैक्ट्स आपने रख दिए बट उनको एनालाइज नहीं किया, तो भी आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। या फिर जो टू लॉन्ग इंट्रोज नो कंक्लूजन, इस टाइप से अगर आंसर लिखते हैं, इंट्रो इतना बड़ा लिख दिया, 40% वर्ड लिमिट चली गई, और फिर जब आपने बॉडी लिखी तो कंक्लूजन लिखने का ना टाइम बचा ना स्पेस बचा क्वेश्चन कम आंसर बुकलेट में। तो ये भी एक प्रॉब्लम है। तो ये हो गया एक्सप्रेशन एंड स्ट्रक्चर, मैंने आपको दोनों एक्सप्लेन कर दिया। अब इसमें सबसे बड़ी चीज क्या है? लैक ऑफ फ्रेमवर्क लीड्स टू अनस्ट्रक्चर्ड आंसर। अगर आपने क्वेश्चन पढ़ा और पढ़ते ही लिखना शुरू कर दिया, कोई स्ट्रक्चर नहीं बनाया दिमाग में और कोई भी फ्रेमवर्क नहीं है, तो आपको मार्क्स वहां नहीं मिलेंगे। तो सबसे बड़ी चीज है कि फ्रेमवर्क बनाना है माइंड में। कैसे बनाना है हम आगे की स्लाइड्स में समझेंगे। ठीक है, दे डू नॉट अंडरस्टैंड व्हाट एग्जामिनर्स वांट टू सी इन 7 मिनट्स। क्विक होना चाहिए, क्विक। क्विक क्यों चाहिए? क्योंकि अगर आप हायरार्की देखेंगे तो जब आप आईएएस ऑफिसर बनते हैं तो आपको एक एक पेज की रिपोर्ट आपके सीनियर को सबमिट करनी है। वो आपका जो सीनियर, जो भी कमिश्नर होंगे, वो कमिश्नर वो एक पेज की रिपोर्ट को हाफ पेज की रिपोर्ट में चीफ सेक्रेटरी को बताएंगे। चीफ सेक्रेटरी का काम है कि वो हाफ पेज की रिपोर्ट में से एक लाइन निकालनी है और सीएम के कान में बात डालनी है। आप समझ रहे हैं क्यों ये आंसर राइटिंग रिक्वायर्ड है? क्यों शॉर्ट में अपनी बात कहना जो कि सारे फैक्ट्स और पॉइंट्स को कवर करे, वो इंपॉर्टेंट है। वो चीज यहां से आपकी ट्रेनिंग शुरू हो रही है। ठीक है, तो ये आप इसको समझिए कि इस तरह से चीजें होती हैं। एग्जामिनर की एक्सपेक्टेशन क्या है, इसको पढ़ते हैं। क्लैरिटी, मतलब जो भी आप कह रहे हैं वो थॉट्स क्लियर हों, स्ट्रक्चर हो, ऐसा नहीं कुछ भी बात आप कहीं की कर रहे हो फिर कहीं से कनेक्ट कर रहे हो। ठीक है, उसके साथ एग्जाम्पल्स होने चाहिए, मतलब जब आपको नॉलेज होगी, चीज़ों पता होंगी, तभी आप वो एग्जाम्पल्स को इनकॉर्पोरेट कर पाओगे। एंड बैलेंस्ड, नॉट कोचिंग मटेरियल डंप्स। जनरली आप देखोगे ऐसे कंटेंट में सब चीज़ डंप हो जाती है। बहुत सारे मॉडल आंसर्स जो मैं देखता हूँ इंटरनेट पे, वो मॉडल आंसर्स नहीं होते, वो पूरा पूरा चैप्टर होता है। वो नहीं करना है, वो मॉडल आंसर सही नहीं है, इसलिए मैंने ये लाइन आपके लिए लिखी है। ठीक है, मॉडल आंसर अगर आपको चाहिए तो आप मुझे व्हाट्सएप कर देना, मैं आपको परफेक्ट मॉडल आंसर दूंगा जो हाथ से लिखा है। हमारी फैकल्टीज जब आंसर राइटिंग प्रैक्टिस कराती हैं, 3 आवर्स का सेशन है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में, आप फ्री उसको रजिस्टर कर सकते हो। उसमें हम आपको हमारी फैकल्टी लिख के बताएगी कैसे आंसर लिखना है, फिर आप उसको एक रेफरेंस लेके अपना
डेवलपमेंट कर सकते हैं। ठीक है, एनाटॉमी ऑफ परफेक्ट यूपीएससी आंसर, तो उसकी वर्कशॉप की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, इट्स एब्सोल्युटली फ्री, आप उसको रजिस्टर कर सकते हैं। अब ये 4 पार्ट आर्किटेक्चर है कैसे आप हाई स्कोरिंग आंसर लिख सकते हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड है, अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। 3, 2, 1 डन। पहला इंट्रोडक्शन, 1 और 2 लाइन्स, डिफाइन कॉन्सेप्ट, गिव कॉन्टेक्स्ट, कोट अ रिपोर्ट। इंट्रोडक्शन में क्या होता है, इंट्रोडक्शन इंडिकेटिव होना चाहिए नेचर में। इसका क्या मतलब है कि जो भी आपने क्वेश्चन पढ़ा उससे क्या समझा, उसका हिंट एग्जामिनर को चले जाना चाहिए कि आपको एज एन एस्पिरेंट क्वेश्चन समझ में आ गया है। ठीक है, एग्जाम्पल, पॉवर्टी इज मल्टी डायमेंशनल, यूएनडीपी 2023। सो ये अगर हम इस टाइप से स्टार्ट कर सकते हैं। बॉडी क्या है, 60 to 65% वेटेज बॉडी को देना चाहिए। वेटेज मतलब जितनी भी वर्ड लिमिट है, जितना आपके पास कंटेंट है, उसको आपको इतने में लिखना है। क्या क्या उसमें होना चाहिए, मल्टी डायमेंशनल पॉइंट्स मतलब सोशल इश्यूज, इकोनॉमिक इश्यूज, पॉलिटिकल इश्यूज। पिछला वीडियो अगर आपने मेरा नहीं देखा न्यूज़पेपर रीडिंग वाला, उसमें मैंने ड्रॉट का एग्जाम्पल दिया था, वो एग्जैक्टली इसी से लिंक्ड है कि कैसे सूखा पड़ता है और उसकी जो ड्रॉट की सर्कुलर 360 डिग्री थिंकिंग है वो आप कैसे डेवलप करें। नहीं देखा तो आप देख लेना इस वीडियो के बाद। एग्जाम्पल्स इनकॉर्पोरेट करना, कमिटीज के नाम डालना, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स को कोट करना, ये सब चीज ना आपके आंसर को वेट देती हैं कि आपकी नॉलेज है और उसका वजन बढ़ाती है, जिससे कि कंपैरिजन में जब आंसर रीड करता है ना एग्जामिनर तो वो आपको ज्यादा मार्क्स दे। ठीक है, फिर डेटा की बात करते हैं, एनएफएचएस, सेंसस, आरबीआई, यूएनएसडीजी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, वर्ल्ड बैंक। अब डेटा जब भी आप कोट करें तो हवा में ना रखें। जैसे मैंने यहां लिखवा है कि भाई पॉवर्टी इज मल्टी डायमेंशनल, किसने कहा, यूएनडीपी ने कहा। तो अगर आप हवा में डेटा देंगे तो वो ऑथेंटिक नहीं होगा। जब भी डेटा दें कोई ना कहीं उसका सोर्स कोट कर दें। फिर डायग्राम्स बना सकते हैं, सिंपल डायग्राम्स बनते हैं भाई, ऐसा ट्राइंगल का बना दिया, इस टाइप से बना दिया। फ्लो चार्ट्स हैं, मैप है, कोई चीज़ आप लोकेट करना चाहते हो, कोई चीज़ बताना चाहते हो, मैप बना दो, बहुत आसानी से हो जाएगा। सागरमाला प्रोजेक्ट पर अगर आप लिख रहे हो तो आप इंडिया की कोस्ट लाइन बनाओ और उस पर मार्क कर दो, तो कम जगह में, मतलब जो आपकी आंसर कम क्वेश्चन कम आंसर बुकलेट है उसमें कम स्पेस में आप काफ़ी चीज़ें एक्सप्लेन कर सकते हो। ठीक है, फिर आता है आपका क्रिटिकल एनालिसिस, जो कि 15 to 20% ऑफ आंसर वर्ड्स में होना चाहिए। उसमें स्ट्रेंथ, वीकनेस और गैप, ये तीनों चीज करनी है, क्योंकि यूपीएससी को रिक्वायर्ड है और यूपीएससी को पसंद है बैलेंस्ड आंसर। क्योंकि कोई भी आईएएस ऑफिसर ऐसा होगा जो एक तरफ बायस्ड होगा तो वो सही डिसीजन नहीं ले पाएगा जनता के लिए और देश के लिए। ठीक है, सो यूपीएससी लाइक्स बैलेंस्ड आंसर। फिर आ जाते हैं हम कंक्लूजन पे, 2-3 लाइन्स लाइक वे फॉरवर्ड लिख दिया कि आगे क्या होने वाला है। एक ऑफिसर से ना ऑप्टिमिज्म एक्सपेक्ट किया जाता है, वो बोले नहीं देश का कुछ नहीं हो सकता, लोग बेकार हैं, लोगों में सिविक सेंस नहीं है। इस टाइप से अगर आप लिखोगे ना तो आपकी जो ऑप्टिमिस्टिक थिंकिंग है ना वो नहीं दिखानी। वो सोच रहा है ये अभी से परेशान है, अभी से रो रहा है, अभी से पेसिमिस्टिक है, ये आगे जाके क्या काम करेगा। तो वे फॉरवर्ड ना ऑप्टिमिस्टिक होना चाहिए कि भाई देश की इकोनॉमी हर ट्रिलियन पे कम ईयर्स ले रही है, मतलब 1 ट्रिलियन 2 ट्रिलियन 3 4 5, तो उसमें ड्यूरेशन कम होते जा रहा है, मतलब इकोनॉमी मल्टीफोल्ड ग्रो कर रही है। ठीक है, फिर पॉलिसी सजेशंस, जो भी आप पॉलिसी उसमें लिख रहे हो, जैसे पॉवर्टी पे क्वेश्चन है उसके बारे में कुछ लिख रहे हो, उसका सजेशन दो कि भाई अर्बन अनएम्प्लॉयमेंट एक प्रॉब्लम चल रही है। अब रूरल अनएम्प्लॉयमेंट तो मनरेगा से सॉल्व हो गई, पर अर्बन अनएम्प्लॉयमेंट इतना हेट्रोजेनस है, इतना अलग अलग तरीके का है। पढ़े लिखे लोग अनएम्प्लॉयड हैं और जो नहीं पढ़े हैं वो एम्प्लॉयड हैं, पर वो गिग वर्कर्स हैं। तो इस टाइप की जो इश्यूज हैं उसमें वैल्यू बेस्ड सजेशन देंगे और वैल्यू बेस्ड एंडिंग होगी, तो आपको काफ़ी ज़्यादा मार्क्स यहाँ फेच करने की अपॉर्चुनिटी। ये है फ्रेमवर्क, आईसीई फ्रेमवर्क, इंट्रो, कोर एंड इवैल्यूएशन। ठीक है, इसको ध्यान रखना है, मिस नहीं करना है। आगे बढ़ते हैं, गुड वर्सेस बैड आंसर, क्या अच्छा और बुरा आंसर है उसके बीच का रियल डिफरेंस समझते हैं। ठीक है, डिफरेंस इज नॉट नॉलेज, इट्स स्ट्रक्चर। मैं हमेशा से समझा रहा हूं जब से वीडियो शुरू हुआ है कि नॉलेज नहीं है डिफरेंशिएशन, यहाँ स्ट्रक्चर है। ठीक है, खराब आंसर देखते हैं क्या होता है। लॉन्ग स्टोरी टाइप पैराग्राफ, एक आंसर है एक पेज में, एक ही पैराग्राफ में सब लिख दिया। रैंडम पॉइंट्स, नो हेडिंग, नो बाइफर्केशन,
हेडिंग नहीं है, सब हेडिंग नहीं है, और रैंडम पॉइंट्स, कोई बात कहीं से शुरू हो रही है कहीं खत्म हो रही है, ठीक है। नो कमिटी के नेम्स, सब चीज अपने मन से लिखी जा रही है, किसी चीज को कोट नहीं किया जा रहा है, ठीक है। नो डेटा नो एग्जाम्पल, डेटा भी नहीं है, एग्जाम्पल्स भी नहीं है, सारी चीज हवा में बातें हो रही हैं। और नो कंक्लूजन, एब्रप्ट एंडिंग करी, बैड आंसर है, ठीक है। अच्छा आंसर क्या होता है, गुड आंसर क्या होता है, 8 to 10 क्रिस्प पॉइंट्स होगा, हेडिंग के साथ पॉइंट्स क्रिस्प लिख दिए, मतलब एक पॉइंट में एक बात खत्म हो गई तो दूसरा पॉइंट दूसरी बात बोलेगा, ठीक है। मेंशन क्या करना है, एआरसी की रिपोर्ट कर दी, ठीक है, इकोनॉमिक सर्वे, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट, इंटरनेशनल इंडाइसेस, ये सब ऐड कर दिया। और डेटा ऐड किया, क्योंकि बिना डेटा के कुछ नहीं है। इन्फ्लेशन की बात है, आरबीआई को डेटा ऐड कर दिया, डेवलपमेंट फिस्कल पॉलिसी की बात है तो आईआर की बात है तो न्यूज़पेपर से कर दिया, फ्लो चार्ट और करंट अफेयर्स को लिंक कर दिया, तो आपका आंसर अच्छा आंसर बन जाता है। एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं, टॉपिक क्या है, वुमेन एम्पावरमेंट, ठीक है। बैड आंसर क्या होगा, अगर आपने इमोशनल लिख दिया चीजें, पर गुड क्या होगा, कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल मेंशन किए, एनएफएचएस का डेटा किया, है ना, एसएचजी के एग्जांपल्स दे दिए और वे फॉरवर्ड कर दिया। तो इससे क्या पता चलेगा कि आपको नॉलेज है, आप इन डेप्थ चीजों को समझते हैं और समझा पाते हैं, ठीक है। अब 3 प्रूवन आंसर राइटिंग टेक्निक्स, चाहो तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेना, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैंने इस बार जो 2025 के मेंस लिखे हैं सारे बच्चों को इसी फॉर्मेट पे टेस्ट सीरीज, इसी फॉर्मेट पे उनको चीजें सिखाई हैं, ठीक है। तो इसको आप देख सकते हैं। पहला है आईसीई मेथड, ठीक है, क्या है, इंट्रोडक्शन, कोर एंड इवेल्युएशन। इंट्रोडक्शन में क्या है, कॉन्टेक्स्ट, डेफिनेशन। कोर में क्या है, मल्टी डायमेंशनल पॉइंट्स, जो भी टॉपिक आपसे पूछा गया है, उसका सोशल एंगल, उसका इकोनॉमिक एंगल, उसका पॉलिटिकल एंगल। और फिर इवैल्यूएशन में क्या है, क्रिटिक और रिफॉर्म, मतलब किसी चीज को हम क्रिटिसाइज कर रहे हैं तो उसका रिफॉर्म भी सजेस्ट करें। मतलब मैं बोलूं आप एक खराब स्टूडेंट हो, आप मुझसे बोलोगे सर क्यों, मैं बोलूंगा ये पिछले 5 टेस्ट के आपके स्कोर हैं। बोले सर 5 टेस्ट खराब होने से नहीं, अगले 5 में भी आपने कोई इंप्रूवमेंट शो नहीं किया, आप एक खराब स्टूडेंट हो। तो डेटा बैक्ड बात की गई है, ठीक है। सो क्रिटिक किया और रिफॉर्म बताया। रिफॉर्म क्या बताया कि भाई ये मेथड को फॉलो करो, आंसर राइटिंग इंप्रूव हो जाएगी, ठीक है। सेकंड है SCQ मेथड, सिचुएशन, चैलेंजेस एंड क्विक सोल्यूशन। दिस इज बेस्ट फॉर एथिक्स एंड GS1 पेपर के लिए ये मेथड है। मतलब जो भी सिचुएशन है, सिचुएशन को डिफाइन करना है, चैलेंजेस को करना है और क्विक सोल्यूशन देना है जो इंप्लीमेंट कर सके, ठीक है। फिर तीसरा आता है टैप मेथड, बेस्ट फॉर 250 वर्ड आंसर। टैप क्या है, थीम, आर्ग्यूमेंट एंड पॉलिसी फॉरवर्ड और पाथ फॉरवर्ड, वे फॉरवर्ड भी आप लिख सकते हैं। टैप मेथोडोलॉजी में थीम है, जब भी आप बड़ा आंसर लिखें वो फैक्चुअल आंसर की तरह नहीं होता कि आपने फीचर्स लिख दिए 10 पॉइंट खटाखट बुलेट पॉइंट्स में, नहीं, थीम बतानी पड़ती, क्यों ये क्वेश्चन बना, क्यों ये इशू है, इससे क्या होने वाला है, एक थीम को सिलेक्ट करके, ठीक है। फिर आपने उसके आर्ग्यूमेंट्स दिए, जैसे भाई देश तो ग्रो कर रहा है पर लोगों की ग्रोथ क्या है, तो थीम क्या है कि भाई इकोनॉमी इज ग्रोइंग बट प्रॉब्लम कहां पे है, प्रॉब्लम है कि लोगों की ग्रोथ नहीं हो रही, तो इनइक्वालिटी बढ़ रही है, तो ये थीम सेट कर दी। आर्ग्यूमेंट क्या है कि भाई जब देश बढ़ेगा तो पहले अनइवनली बढ़ता है, फिर जो बढ़ेगा उससे जो पैसा आएगा उसको डिस्ट्रीब्यूशन करके वेलफेयर करेगी सरकार, सब्सिडी देगी, लोगों को बेनिफिट देगी, उससे आर्ग्यूमेंट्स बनाया आपने, प्रो एंड कॉन्स बोथ। फिर आपने पॉलिसी और पाथ फॉरवर्ड बताया, ठीक है। इस तरह से आप करेंगे तो आपको आसानी होगी, स्पेशली 250 वर्ड्स के आंसर में। अभी कैसे काम करते हैं कि फास्टेस्ट वे टू स्ट्रक्चर, एग्जामिनर फ्रेंडली होते हैं और 360 डिग्री कवरेज आपको देने की कोशिश करते हैं, ठीक है। अब सबसे बड़ा सवाल जो मेरे से स्टूडेंट पूछते हैं कि सर डेटा, डायग्राम, PYQ इनको कैसे इंटीग्रेट करें, तो ये जो सीक्रेट इंग्रेडिएंट्स हैं, अगर आपको रैंक 1 हासिल करनी है, रैंक 1 मतलब सिंपल सिलेक्शन, टॉप रैंक हासिल करनी है, ठीक है, इन यूज डेटा। अब इंडिया का लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट इज 37% अकॉर्डिंग टू PLFS 2023 पीरियडिक लेबर फोर्स सर्वे, ठीक है। फिस्कल डेफिसिट एट 5.8%, तो ये अपने बजट में लिया। तो डेटा इस तरह से यूज करना है। कमिटी कैसी करनी है, ARC 1, 2, पुंची कमीशन, रंगाराजन कमेटी, इस तरह से कमिटीज के नाम लिखने हैं, ठीक है। तो आप एक मिनिस्ट्री की लिस्ट बना लो कि भाई टोटल मिनिस्ट्री है, इनसे रिलेटेड ये स्कीम है, ये स्कीम से रिलेटेड ऐसी कमिटीज बनी है, आपको ये चीजें इजीली हो जाएंगी। सुप्रीम कोर्ट के केसेस है, प्राइवेसी पे, फेडरलिज्म पे, वुमेन सेफ्टी पे, ये आपने सुने होंगे, SR बोमई केस, विशाखा केस और ऐसे बहुत सारे शाहबानो केस, ऐसे बहुत सारे केसेस हैं जो कि न्यूज में रहे हैं, जो आपको हेल्प कर सकते हैं। डायग्राम क्या है, फ्लो चार्ट बना है, कॉज
इम्पैक्ट एंड सोल्यूशन। तो कॉज क्या है, कारण क्या है, आपको समझना पड़ेगा कि देश में महंगाई बढ़ रही है, ये कॉजेज, इसके कॉज क्या है, फिर उससे क्या इम्पैक्ट होने वाला है, सरकार क्या सोल्यूशन देने वाली है, इस टाइप्स। मैप्स हैं, आईआर के आंसर में आपको मैप बनाने ही बनाने हैं, ठीक है। स्टेक होल्डर मैट्रिक्स बना देना है कि भाई 3 तरह के स्टेक होल्डर है, गवर्नमेंट हो गई, सोसाइटी हो गई, और वी कैन से एनजीओज हो गए। तो इस टाइप से आपने स्टेक होल्डर का मैट्रिक्स बना दिया। PYQs की बात कर लेते हैं। 5 साल के ट्रेंड देखना है, पैटर्न रिपीट इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं होता है। इसका आपको अगर फ्री कंपाइलेशन चाहिए तो आप नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं, ऐप डाउनलोड पे भी आपको मिल जाएगा। डिफिकल्टी है तो हमारे सपोर्ट नंबर पे कांटेक्ट कर लेना। सेग्रीगेटेड मेंस के PYQs है। 21 डे आंसर राइटिंग इंप्रूवमेंट प्लान, 21 day answer writing improvement plan, a laser focused plan to boost marks by 150 to 450 marks। ये स्लाइड बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके लिए हमने 21 डेज का एक चैलेंज भी किया है, जिसको रजिस्ट्रेशन फीस 1000 रुपीज है। अगर आप वो चैलेंज कंप्लीट कर लेते हैं तो वो फीस आपकी हम पूरी रिफंड कर देते हैं। फीस इसलिए ली जाती है ताकि आप चैलेंज को सीरियसली लें, ठीक है। सो दिस इज 21 डे आंसर राइटिंग। अगर आप वो चैलेंज का पार्टिसिपेट करना चाहते हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, ठीक है। पहला है वीक 1 फाउंडेशन, एक PYQ डेली सॉल्व करवा, ठीक है। फिर फोकस ऑन स्ट्रक्चर, आप भी खुद कर सकते हो ये 21 डे आंसर राइटिंग इंप्रूवमेंट प्लान। स्ट्रक्चर पे पहले फोकस करना है, कंटेंट पे नहीं करना। मतलब जब भी हमने क्वेश्चन पढ़ा, हमें आ रहा या नहीं आ रहा वो क्वेश्चन, हमको इंट्रोडक्शन उसी लैंग्वेज में लिखना है जो मैंने आपको अभी सिखाया है। फिर आपको क्या करना है, सेल्फ इवेल्युएट करना है, एक मॉडल आंसर या टॉपर कॉपी लेके, ठीक है। वीक 2 क्या है, इंटीग्रेशन। उसमें डेटा ऐड करने की कोशिश करनी है, डायग्राम ऐड करने हैं, एग्जाम्पल्स ऐड करने हैं। इस तरह से आप एक नेक्स्ट लेवल पे जाते हैं, ठीक है। और ये जो मेथड्स मैंने आपको बताया वो आप कर सकते हैं। इसमें 2 आवर्स आपके हो जाते हैं पर डे के। फिर वीक 3 आता है मास्टरी। इसमें टाइम्ड प्रैक्टिस करते हैं, मतलब कंटेंट हमें आ गया पर वो टाइम लिमिट में हमको लिखना सीखना है। फिर GS2 का 1, GS3 का एक आंसर लिखते हैं और इसका वीकली रिवीजन करते हैं जो भी आपने आंसर लिखे हैं। अब ये फाइनल टिप आपके लिए बहुत ज्यादा वाइटल है, जो है UPSC डज नॉट टेस्ट नॉलेज, इट टेस्ट योर एबिलिटी टू एक्सप्लेन नॉलेज। मतलब जो नॉलेज आपके पास है सिर्फ वो इसका टेस्ट नहीं है, पर जो नॉलेज आपके पास है उसकी आपकी एबिलिटी है कि कितना आप एक्सप्लेन कर सकते हो, वो टेस्ट करता है, ठीक है। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। और भी वीडियोस न्यूज़पेपर और सारी हैं, आप उनको देखिएगा, आपको काफ़ी ज़्यादा वैल्यू मिलेगी आपके टाइम को लेके। आई होप you like this, so don't forget to subscribe. Thank you so much. See you in the next video.